गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हम बायो ज्योग्राफी के पेपर पे आज हम डिस्कस करेंगे। हमने इसका फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है और सेकेंड यूनिट हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्पर्सल का जो चैप्टर है उसको डिटेल में हमने पढ़ लिया है। डोमेस्टिकेशन की हमने बात कर ली है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। तो आप ये मानिए कि हमारा मोर देन 50% कोर्स इसका ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना जितना पार्ट हमारा कवर होता जा रहा है आप उसको साथ साथ करते चलिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और अब आप अनसॉल्व पेपर्स भी देख सकते हैं। अनसॉल्व पेपर्स मैं आपको डाल भी दूंगी इस पे पीडीएफ बनाकर उनका। तो फर्स्ट यूनिट पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसका आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। अब हम जब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो वनस्पति के वितरण पे रहेगा। हमारी पृथ्वी पर जितना भी जैविक विश्व है, जितना भी जीवित वस्तु है, उसको हमने दो भागों में बांटा है, फ्लोरा एंड फ्यूना, वनस्पति और जंतु जगत। तो ये जो हमारा सेकेंड यूनिट है ये पूरी तरह से इन दो चीज़ों पर ही, हमें इन दो चीज़ों को ही कवर करना है। हर तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसकी बात करनी पड़ेगी। डोमेस्टिकेशन की हमने बात की, डिस्पर्सल की बात हम कर चुके हैं। तो ये दोनों टॉपिक का सारा बेस जो है इन्हीं दो चैप्टर्स पे है। अगर आप सविंद्र सिंह की बुक देखोगे तो उसमें भी वनस्पति जगत, जंतु जगत के नाम से 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं और आपका ये सेकेंड यूनिट कंप्लीट उसमें से ही आपको मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर भी हम पीडीएफ डिस्कस करेंगे, प्लस साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें गूगल पे भी इजीली मिल जाएंगी। तो ये जो आपका सेकेंड यूनिट की हम बात कर रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है वनस्पति का वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है इस पे अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। इसका एक्सटेंशन इतना है कि यहाँ पर हर प्रकार की परिस्थितियाँ हमें देखने को मिलती हैं। हमें ऐसे स्थान भी मिलते हैं जहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है और कई ऐसे भी स्थान मिलते हैं जहाँ पर वर्षा इतनी अधिक होती है, साल भर होती है। तो एक तरफ जहाँ पर डेज़र्ट कम्युनिटी, डेज़र्ट परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, वहीं दूसरी ओर हम भूमध्य रेखीय जलवायु की बात करेंगे जहाँ पे रोज़ी वर्षा होती है। बहुत गर्म स्थान भी हैं, जैकोबाबाद की हम चर्चा करते हैं, 50+ तक टेम्परेचर हो जाता है, और -50 टेम्परेचर वाले भी एरियाज़ हमारी पृथ्वी पर मिलते हैं। तो ये जो जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो स्थानीय वनस्पति के डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति होगी ये किससे डिसाइड होगा कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। अब जब हम जलवायु की बात करते हैं, किस प्रकार की जलवायु की बात करते हैं, तो हमें जलवायु के सारे घटकों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा कि वो जलवायु के कौन से घटक हैं जो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की परिस्थितियाँ हो। देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में डिटेल पढ़ा होगा और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर ज्योग्राफी के स्टूडेंट को पता होने चाहिए, जो जलवायु के बेसिक फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक बहुत बड़ा बेसिक कंसेप्ट ये पढ़ा है कि तापमान और वायु दाब, इनमें विपरीत संबंध होता है। कैसे विपरीत संबंध होता है? जब तापमान अधिक होता है तो हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है और हवा की परतें पतली हो जाती है, तो क्या होगा? उसका दबाव हमारे पे कम हो जाएगा। तो वायु दाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है, पर अगर तापमान कम है तो हवा की परतें ज़्यादा सघन रूप में पाई जाती हैं, तो वायु दाब जो है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। इसी तरह हम लैंड और सी की बात करेंगे। देखिए, अगर स्थल की हम बात करें तो स्थल की क्या प्रकृति है? वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। जल की क्या प्रकृति है? देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। इसी के साथ साथ जैसे जैसे हम
ऊंचाई या मीन सी लेवल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, तापमान कम होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो हमारी क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, और ये क्लाइमेट के सारे फैक्टर्स हैं जो स्थानीय वनस्पति को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें इनके विश्व वितरण को पढ़ने के पहले हमें वो डिसाइडिंग फैक्टर्स पढ़ लेने चाहिए जो इनकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने में जलवायु कारकों का महत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है, और इन कारकों का सीधा प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे पादपों पे या वनस्पति पर पड़ता है। जैसे जल है, सूर्य का ताप है या सूर्य का प्रकाश है, आर्द्रता है, सॉइल वहाँ की है। ये प्रत्येक क्षेत्र की वनस्पति वहाँ की इन्हीं पर्यावरणीय दशाओं पर डिपेंड करती है। उन्हीं का ये आईना होता है, उससे ही हमें पता लगता है। भूपृष्ठ पर पर्यावरणीय कारकों की भिन्नता के कारण पादपों में भी विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि ये सारे जोग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं इनमें बहुत वेरिएशन पाए जाते हैं, और इनमें वेरिएशन पाए जाने के कारण ही पादपों में भी अंतर पाया जाता है। वनस्पति की क्वालिटी में, क्वांटिटी में, सभी में अंतर पाया जाता है। तो पर्यावरण के जो घटक पादपों पर प्रभाव डालते हैं उन्हें पर्यावरण के तत्व अथवा पारिस्थितिकीय कारक भी कहते हैं। अब पर्यावरण के समस्त कारकों का मिला जुला प्रभाव पादपों पे पड़ता है। प्रत्येक इसका जो फैक्टर है, जो प्रत्येक इसका कारण है, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और अपने अपने तरीके से ये जैवमंडल के तत्वों को या वनस्पति को या जीवों को प्रभावित करते हैं। ये जो क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, और उसका जो मोटा मोटा रूप है, जो मोटा मोटा प्रभाव है, वो हमें इस पृथ्वी पर जितने भी जैविक तत्व हैं उन सभी पर नज़र आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु के कारकों की। तो जलवायु एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक है जो पौधों के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है, और आप ये देखिए डायरेक्टली प्रभावित करता है। और इसमें जो तत्व आते हैं वो बहुत वैरायटी है उसमें। अगर हम जलवायु के कारकों की बात करें तो उसमें क्या क्या आता होगा? सूर्य का प्रकाश भी है, सूर्य का ताप भी है, वर्षा है, आर्द्रता है, वायु दाब है, वायुमंडलीय गैसें हैं, पवन का रूप है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो जलवायु कारकों में आते हैं। तो हम इसको अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के प्रकाश की या सूर्य की ऊष्मा की। तो देखिए कि पृथ्वी पर जो एक प्रकाश का स्रोत है, जो ऊष्मा और ऊर्जा का स्रोत है, वो एकमात्र सूर्य है। और ये सूर्य जीवधारकों के जीवन का आधार भी है। हमने ट्रॉपिकल लेवल और फूड चेन जब पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि किसी भी ट्रॉपिकल लेवल पर ग्रोथ कब संभव है? जब उसको सूर्य से ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम इस फैक्टर को माइनस कर दें तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ये जो सूर्य का ये जो ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत है उसका प्रभाव पादपों की गति पे पड़ता है, उनके विकास पे पड़ता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बीजों का अंकुरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, प्रजनन होता है, श्वसन होता है, अवशोषण होता है, वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ों का सेंटर क्या है? सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा। ये सारी क्रियाएं उसकी एब्सेंस में नहीं हो सकती हैं। इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और इसकी आवश्यकता हमें हमेशा रहती है। जिन क्षेत्रों में नमी के साथ साथ सूर्य की ऊष्मा और ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, वहाँ पर वनस्पति का जो डेंस है, वो उसकी डेंस मतलब वो बहुत ज़्यादा डेंस वनस्पति वहाँ पे पाई जाती है, बहुत ज़्यादा सघन वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है।
तो भूपृष्ठ पर सूर्य प्रकाश की मात्रा अक्षांशीय स्थिति, ऊंचाई और ऋतुओं को प्रभावित करती है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, सूर्य के प्रकाश की मात्रा घटती जाती है। कैसे? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष पर्यंत सीधा चमकता है। ये हम फिज़िकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। और इसका क्या आशय है कि वहाँ पर वर्ष पर्यंत ग्रोथ के लिए सिचुएशंस बिल्कुल बढ़िया तरीके से कार्य करती है। तो ये जो सूर्य प्रकाश की तीव्रता शरद ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। अगर हम राजस्थान का ही एग्जाम्पल दे दें जहाँ पे हम रहते हैं, तो आप ये देखिए कि अब जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन की तरफ जाता है वैसे वैसे हमें इसकी उपलब्धता कम होती जाती है। ग्रीष्म ऋतु में वो उत्तरायण की स्थिति में है तो हमारे लिए बहुत अच्छी अवस्था रहती है, हमारे पास दिन के घंटे ज़्यादा होते हैं, हमें ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त हो रही है सूर्य से। परंतु जब सूर्य दक्षिणायन की तरफ जाने लगता है तो हमें उस ऊर्जा और ऊष्मा की मात्रा जो है वो थोड़ी कम होने लगती है। तो सूर्य प्रकाश की सहायता से हरे पादप, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, जो जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और इसकी अनुपस्थिति में ये जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो सकती है। और अगर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा कि वनस्पति का उतना विकास नहीं हो पाएगा। तो सूर्य का प्रकाश 7 विभिन्न रंगों की तरंगें और दैर्घ्य से मिलके बनता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। नीले और बैंगनी रंगों से पौधे की गति प्रभावित होती है। रेड कलर जो होता है, लाल रंग का जो प्रभाव होता है, वो बीजों के अंकुरण पे पड़ता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीले और नारंगी लाल रंगों से सर्वाधिक प्रभावित होती है। जलीय वनस्पतियाँ विभिन्न गहराई में प्रकाश की उपलब्धता से प्रभावित होती है। तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो वाष्पीकरण को भी प्रभावित करती है। भूपृष्ठ पर पादपों का वितरण सूर्य प्रकाश से इसीलिए सर्वाधिक प्रभावित माना जाता है। और सर्वाधिक सूर्य प्रकाश प्राप्त करने वाले भूमध्य रेखीय भागों में वनस्पति की सघनता और उसकी वृद्धि की दर वो सदैव ही अधिक होती है। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे पोलर रीजन्स से, तो वहाँ पर वनस्पति का कई बार अभाव होता है। और अगर कई बार वनस्पति होती भी है तो उसकी लाइफ बहुत कम होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्थानीय जो परिस्थिति है या सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता है वो हमें उतनी ही मात्रा में उस क्षेत्र में अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पर वनस्पति का उतना ही विकास हो पाता है। तो ये देखिए कि हम बात कर रहे थे वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु के कारकों के बारे में, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा सूर्य का प्रकाश या ऊष्मा, ऊर्जा। और हम किस कंक्लूज़न पे पहुँचे कि जितनी अच्छी मात्रा में हमें सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होगी वहाँ पर हमारे पादपों के लिए, हमारे वेजिटेशन के लिए वो उतना ही अच्छी सिचुएशन होगी। इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तथा ध्रुवीय प्रदेशों में वनस्पति के कवर में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है तापमान। तो आप ये देखिए कि आपने सोलर बजट पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आपके कोर्स में था फिजिकल ज्योग्राफी में, सूर्य का ऊष्मा बजट। ये पॉइंट पढ़ने के पहले आप उसको एक बार अपने दिमाग में लाइए कि किस प्रकार से सूर्य की कितनी ऊर्जा हम तक पहुंचती है, किस प्रकार से उसका कंजम्पशन होता है और किस तरह से हम कुछ ऊष्मा को वापस वातावरण को लौटा देते हैं। तो भूपृष्ठ पर ताप का जो स्रोत है वो मुख्यतः सौर विकिरण से प्राप्त होने वाली ऊष्मा ऊर्जा है। हमारे पास कोई दूसरा सूर्य नहीं है, हमारे पास ऊर्जा और विकिरण का और कोई स्रोत नहीं है। तो इसके अतिरिक्त जीवधारियों के श्वसन और पृथ्वी से विकिरण के माध्यम से निकलने वाली ऊष्मा से भी तापमान बढ़ता है। पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की प्राप्ति 1.94 ग्राम कैलोरी मिनट आंकी गई है। और प्रकाश की भांति ताप भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंगों सी बनाकर पहुंचता है।
तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ तापमान घटता जाता है। क्यों घटता जाता है? क्योंकि वही बात है कि हमें सूर्य की उपलब्धता कम हो रही है या सूर्य हमसे तिरछा होता जा रहा है, जिससे उसका प्रभाव जो है वो कम हो रहा है। और उष्णकटिबंधीय का जो एरिया है या भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उसमें वर्ष पर्यंत उच्च ताप रहता है। तो इसी प्रकार ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम उसके नीचे तलहटी से बात करें और शिखर की तरफ जाएं तो तापमान घटता जाता है। क्यों घटता जाता है? क्योंकि बढ़ती ऊंचाई के साथ सूर्य के प्राप्त ऊष्मा में कमी आती जाती है, इसलिए तापमान घटता जाता है। समस्त जीवों के लिए एक निश्चित अनुकूल तापमान होना आवश्यक है। हम ये मानते हैं कि समस्त जैविक क्रियाएं 0 to 50 से ताप सीमा के अंतर्गत होती है और पौधों की जो वृद्धि होती है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रजातियों की वृद्धि, प्रजनन, भौतिक वितरण, ये तापमान इन पे बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। आप अगर अपने गार्डन में कोई बीज डालेंगे तो आप ये देखना, जब अगर पर्याप्त तापमान है, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश खिला हुआ है तो वो जल्दी ग्रो करता है। सर्दी के दिनों में हमारे प्लांट्स जो हैं ग्रोथ तो होती नहीं है और जो लगे हुए प्लांट्स हैं उनका भी थोड़ा तापमान की कमी की वजह से वो उतने अच्छे नहीं रह पाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि तापमान एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वेजिटेशन की सघनता को, उसके रूप को, ये सबको प्रभावित करने के लिए। बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की वृद्धि और बीजों के पकने के समय हमें हर समय अच्छे तापमान की आवश्यकता होती है। अगर वो हमें अच्छी मात्रा में अच्छी प्रकार से उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। आप अगर, हम राजस्थान में रहते हैं, आप यहाँ पर देखिए कि जो वेजिटेशन है उसको पर्याप्त मात्रा में धूप अवेलेबल है। ये बात ज़रूर है कि कहीं आर्द्रता की कमी है, उसका पौधों पे प्रभाव पड़ता है। पर आप जैसे जैसे हिमालय क्षेत्रों में जाएंगे वहाँ पे सूर्य ताप की कमी का प्रभाव आपको वहाँ की वेजिटेशन पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और ये जो प्रभाव होता है इसी के आधार पर उसकी सघनता जो होती है वो डिसाइड होती है। तो ये मेन फैक्टर है कि किस प्रकार से हम यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के महत्व को, उसके विकिरण के महत्व को समझ सके हैं, तापमान के महत्व को समझ सके हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम इस कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं कि वनस्पति की सघनता किस प्रकार की रहेगी। तो आज हमने जिस पॉइंट्स को डिस्कस किया, हमने सबसे पहले ये देखा कि वनस्पति के वितरण को कौन से प्राकृतिक तत्व या जलवायु के कारक प्रभावित कर रहे हैं। फिर जलवायु के कारकों में सबसे पहले हमने प्रकाश या सूर्य का से प्राप्त जो हमें ऊष्मा ऊर्जा है उसकी बात की। उसके बाद हमने तापमान की बात की कि किस प्रकार से ये वो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली हमारी वनस्पति की सघनता को प्रभावित करते हैं। अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं, अभी आप सफ़र कर रहे हैं, दूर के एरियाज़ में जा रहे हैं, तो आपको आसपास की वनस्पति पे अगर नज़र डालेंगे तो आपको हर थोड़ी दूर पर अलग प्रकार की वनस्पति दिखाई देती है ना। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं। ये वेरिएशंस उनकी प्रजातियों में भी मिलते हैं, उनकी सघनता में भी मिलते हैं। तो उसका क्या फैक्टर होता है? वो ये होता है कि वो स्थानीय जो जलवायु है वो उस पर सीधे प्रकार से प्रभाव डालती है और हम कितना भी उसको ट्रीट कर लें, हम इस जलवायु के प्रभाव से हम उसको मुक्त नहीं कर सकते। तो आप ये देखिए कि हम मानव कितनी भी उन्नति कर ले, कितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें वो ले आए, कितना भी वो अध्ययन कर ले, परंतु वो प्रकृति के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए वो कुछ इस प्रकार के संसाधन ज़रूर जुटा सकता है, परंतु वो संसाधनों से वो सीमित समय के लिए उसको प्रभावित कर सकता है, उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर सकता है, परंतु उसके प्रभाव से हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। तो हम बात कर रहे थे वनस्पति के विश्व वितरण की। तो आप ये देखिए कि जो स्थानीय जलवायु की कंडीशंस हैं वो
उससे स्थानीय वनस्पति कभी भी मुक्त नहीं हो सकती है। आप कितने भी उपाय कर लीजिए, कितना भी उसमें हम एडवांस एग्रीकल्चर कर लें, कितना भी कर लें, हम उसके प्रभाव से कई बार हम इस प्रकार के उपाय करते हैं कि हम सीमित समय के लिए उनको ज़रूर प्रभावित कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हम उसको उसके प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं। तो आगे की क्लासेस में हम चर्चा करेंगे आर्द्रता के बारे में, वर्षा के बारे में, पवन के बारे में और वायुमंडल की गैसों के बारे में। आप इसको साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाइए ताकि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।